नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द टीचिंग में आपका स्वागत है। 2024-25 सेट नंबर 6 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपस्थित हुआ हूं लेकर के प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान का। तो आइए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। और मित्रों, अगर आज आप वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं सही से तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पुनः डिमोनेटाइज हो गया था। तो आइए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। और यह भी ध्यान रखें कि आज सभी टॉपिक को इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं शशि थरूर, अमर्त्य सेन, सलमान रश्दी या प्रणब मुखर्जी। तो सही आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रणब दा है इसके लेखक डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। दूसरा प्रश्न आपके सामने। शिक्षण एक सातत्यांक है जिसमें स्मृति स्तर लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है। यहाँ इन दोनों के मध्य अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं। यानी स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच के पड़ाव को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण। मूल्यांकन, अवबोध स्तर, नैतिक स्तर और सृजनात्मक स्तर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, अवबोध स्तर कहते हैं स्मृति स्तर और चिंतन स्तर के बीच के पड़ाव को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा अनुसंधान की उपयुक्तता से, बी कह रहा अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से, सी कह रहा अनुसंधान की गहराइयों से और डी अनुसंधानकर्ता के अनुभव से। तो राइट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर ए। अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की उपयुक्तता से। देखते हैं चौथा प्रश्न। तेलुगु नववर्ष को कहा जाता है उगादि, इंगादि, ओणम या कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, तेलुगु नववर्ष को उगादि कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने। नैक किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई? ICSSR, CSIR, AICTE या UGC। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, UGC के साथ। यानी नैक स्वायत्त संस्था स्थापित हुई है किसके अंतर्गत? UGC के। छठा प्रश्न आपके सामने। एक शोध समस्या जब व्यवहार्य नहीं है, यानी वह कब व्यवहार्य नहीं होती है? ऑप्शन ए कह रहा शोध करने योग्य हो, बी कह रहा वह नई हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो, सी कह रहा वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो और डी इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक शोध समस्या जब व्यवहार नहीं है कब? जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो। देखते हैं अब प्रश्न संख्या 7। निम्न में से प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 25 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में से रॉयल मेल किस देश की डाक सेवा है? जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, चाइना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, रॉयल मेल डाक सेवा ब्रिटेन की है। 9वां प्रश्न आपके सामने। निम्न में से सोशल साइट याहू की स्थापना की है? मार्क जुकर, जेरी योंग, दी कालरा, मारिसा मेयर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सोशल साइट याहू की स्थापना जेरी योंग ने की है। देखते हैं 10वां प्रश्न। कौन सा ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत तो है परंतु वायु का प्रदूषक नहीं है? बड़ा अच्छा सा प्रश्न। कोयला, काष्ठ, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सौर ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है लेकिन वायु का प्रदूषक नहीं, यानी इससे कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। 11वां प्रश्न आपके सामने। नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है, कैसे? पहला कह रहा ताप बिजली घरों व कारखानों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालने पर रोक लगाकर, बी कह रहा नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, सी कह रहा नाभिकीय विस्फोटों पर रोक लगाकर और डी कह रहा उपर्युक्त सभी विधियों द्वारा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ऊपर की तीनों विधियों से हम नदियों के तापीय प्रदूषण को रोक सकते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न। थोड़ा सा लेंदी है मित्रों, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐतिहासिक प्रश्न है ये, यानी इतिहास से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोनों आप सूची 1 सूची 2 आप पढ़ लीजिए। आप सूची 1 में लिखा हुआ अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी मार्टिन अल्फांसो, सी निनोडी कुन्हा, डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
और सूची 2 में भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर, भारत में द्वितीय पुर्तगीज गवर्नर जिसने कोचीन के स्थान पर गोवा को प्रधान कार्यालय बनाया, पुर्तगीज गवर्नर जिसके साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। तो इसको आप जब मिलाएंगे तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी अल्फांसो डी बुकर्क भारत में द्वितीय पुर्तगीज गवर्नर था। इस तरह से आप देख लीजिए। और बी आपका मार्टिन अल्फांसो कौन था? पुर्तगीज गवर्नर जिसके साथ सेंट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। किसके साथ? मार्टिन अल्फांसो के साथ। और सी आपका कह रहा कि निनोडी कुन्हा, ये पुर्तगीज गवर्नर जिसने कोचीन के स्थान पर गोवा को प्रधान कार्यालय बनाया था, वो कौन था? निनोडी कुन्हा था। और डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। अंग्रेजों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मित्रों, इस प्रश्न से पहले बता दूं कि रैयतवाड़ी महालवाड़ी ये आप जरूर याद करके रखिए, क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो राइट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी के साथ, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, फिर थोड़ा सा लंबा है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, लेकिन बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कई प्रश्न के आंसर इसमें समाहित हैं। ऑप्शन ए सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी, फिर है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड रिपन और डी है लॉर्ड कर्जन। तो मिलाना है आपको। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की? बंगाल का विभाजन किसने कराया? दिल्ली दरबार कौन लगाया था? और भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने कराई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही है, यानी लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारत में रेलवे की शुरुआत करी थी। और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? दिल्ली दरबार लगाया था। और लॉर्ड रिपन आपको पता ही है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कराया था। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कराया था। ये लॉर्ड शब्द अभी भी स्वतंत्र भारत में क्यों यूज किया जाता है समझ में नहीं आता इन लोगों के लिए। देखते हैं 15वां प्रश्न। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंडे, लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लिया है। इन्हीं के साथ मित्रों मुझे लॉर्ड शब्द अच्छा लगता है विलियम बेंटिक के साथ, बाकी किसी भी गवर्नर के साथ नहीं। देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें सही सुमेल नहीं है? सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, हिमालय पर्वत, विंध्य श्रेणी। इधर आपको जो सुमेल करना है महादेव पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, खासी पहाड़ी और भाड़ेर श्रेणी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, हिमालय पर्वत और खासी पहाड़ी आपस में मेल नहीं करते। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट आप जरूर करें, इसी का उत्तर आप बता दें कि खासी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है। और मित्रों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखिए, 2-3 क्वेश्चन सूची के मिलान करने वाले आते ही आते हैं। तो ये लौह अयस्क संचित भंडार से संबंधित क्वेश्चन है। सूची में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। लौह अयस्क संचित भंडार परसेंट में आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, यानी उड़ीसा में 22% लौह भंडार है, झारखंड में 26% सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 18% और राजस्थान में मात्र 0.7%। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? मित्रों ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, मुझे चेक किया तब पता लगा कि कौन सा आंसर सही है। तो आप देखिए आपका कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अल्नीनो और एलनीनो दक्षिणी दोलन घटनाएं, स्थल स्थित मौसमी क्षोभ, सी भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति और डी भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः संबंधित है। मित्रों मैंने इस पर टिक किया था पहले, एल नीनो और एल नीनो दक्षिणी दोलन घटनाएं, जो कि गलत आंसर है। तो सही आंसर 18 नंबर प्रश्न का डी। आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। समिति द्वारा निम्न में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं दी गई हैं? ऑप्शन ए कह रहा उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, सी कह रहा है, बी कह रहा है या ऑप्शन नंबर 2
सॉरी, कथन 2 है असोम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन। और कथन 3 है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6वीं अनुसूची। और 4 है उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक इसमें सही है, यानी गोपीनाथ बरदली की अध्यक्षता में उप समिति जो नियुक्त की गई थी उसके द्वारा जो अनुशंसा थी कथन एक ही था, उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची। 20वां प्रश्न आपके सामने, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध कैसे हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा संज्ञेय तथा अजमानतीय, बी कह रहा संज्ञेय तथा अशमनीय, सी कह रहा असंज्ञेय तथा जमानतीय और डी कह रहा असंज्ञेय तथा शमनीय। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, संज्ञेय तथा अजमानतीय दंडनीय अपराध हैं 1955 के। इस तहत कौन सा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में। देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित किए गए हैं, कौन कौन से आपको बताना है। तो 6 कर्तव्य आपके सामने लिखे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना, सामान्य भ्रातृत्व का संवर्धन करना, ग्राम पंचायत संगठित करना, आय की असमानताओं को न्यून करना, एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना या देश की सुरक्षा करना। तो इसमें जो सही कूट है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1, 2, 6 करना, सामान्य भ्रातृत्व का संवर्धन करना और देश की सुरक्षा करना, यह कर्तव्य राज्य और नागरिकों के लिए विहित है। 22वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या राज्यों की विधान परिषदें। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब महाभियोग अधिकरण के भाग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, न कि राज्य की विधानसभाएं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 23 नंबर प्रश्न, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्ध दर से है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी से या जनसंख्या से या खाद्यान्न से या प्रति व्यक्ति आय से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और सी सामाजिक असमानता और डी प्रौढ़ साक्षरता। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है, यानी सामाजिक असमानता। बाकी जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और प्रौढ़ साक्षरता शामिल है। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन जो करंट से लिया गया है। अब इसमें देखना है कि मेरा गेस सही है या नहीं, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें करंट कहाँ तक पूछा जाएगा। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा शिक्षा, बी कह रहा स्वास्थ्य और सी कह रहा खेल, डी पत्रकारिता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के साथ संबंधित है पीएम श्री योजना। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं हम। 27 नंबर प्रश्न थोड़ा सा करंट है और ऑथेंटिक भी मुझे लगा, जरूरी भी लगा कि इसको डाला जाए इसमें, कि प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नव घोषित जिले का क्या नाम है। ऑप्शन ए कह रहा संगम नगर, बी कह रहा महाकुंभ मेला, सी त्रिवेणी नगर और डी मेलापुरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 76वां जिला घोषित हुआ है वो क्या है, महाकुंभ मेला। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। एम रघु, मिथुन, मंजुनाथ, आयुष अग्रवाल या रोहन कपूर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब एम रघु ने जीता। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, किस देश ने दुनिया की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है। रूस, भारत, चीन, इजराइल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, भारत के साथ, यानी
दुनिया की पहली ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी भारत ने लॉन्च की है। 30 और अंतिम नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा 34वां, बी 65वां, सी 74वां और डी 84वां। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 84वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत की। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।